हेलो, माय नेम इज अनु गुप्ता एंड आई क्लियर जेईई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का आईआईटीएस या डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। इन 15 सालों में मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया, एट की पोजीशंस काम किया, और इस दौरान मैंने ये एक्सपीरियंस गैदर किया कि भाई एक बच्चा जब 11th क्लास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करता है, चाहे वो जेईई की बात कर रहा हो या नीट के एग्जाम की बात कर रहा हो, उसको फिजिक्स में क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए या कुछ कुछ आइडियाज होने चाहिए ताकि 11th की जो शुरुआत है वो काफी स्मूथ रहे। तो इसी चलते आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, जिसमें आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए, वैसे तो आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, पर स्ट्रेट लाइंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें होती हैं जिनके नाम होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। नाउ व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेट्स? देखो, अगर मैंने कहा कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और इन दोनों के चलते मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ये वाला। अब यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि ये पॉइंट कौन सा है, तो इसमें लिखा जाएगा ये x कॉमा वाई पॉइंट है। x कॉमा वाई का मतलब क्या हुआ? x हुआ इसका x कोऑर्डिनेट, y हुआ y कोऑर्डिनेट। ये एक्चुअली x है और ये जो है ये y है, ठीक है। ये कहलाता है y एक्सिस, ये कहलाएगा x एक्सिस, ऐसी तीसरा जो बाहर की तरफ होगा वो कहलाएगा z एक्सिस। ये होगा इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई। वैसे तो इन जनरल सही मायने में देखा जाए तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वैसे तो होते हैं x कॉमा वाई कॉमा z, ठीक है। तो जो भी पहला टर्म लिखा हुआ है उतना x डायरेक्शन में मूव किया अपन, फिर जो दूसरा टर्म लिखा हुआ उतना y डायरेक्शन में मूव किया, और जो तीसरा टर्म लिखा हुआ उतना z डायरेक्शन में मूव किए। उससे हमें x कॉमा वाई कॉमा z जो है पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट मिल जाता, पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो मिल जाता है। वो उसकी पोजीशन के बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है कि ये पार्टिकल किस जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो तो ये होती है कि भाई चलो एक्स वाई जेड हमें पॉइंट मिल गया, तो अब हम ये बात करेंगे कि अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच की दूरी चाहिए होगी तो क्या करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैंने यहाँ पे ये कहा कि ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो एक पॉइंट यहां पर है x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट यहां पर है x2 कॉमा y2। मुझे पता ये करना है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है तो दूरी पता करने का बिल्कुल बढ़िया सा इलाज ये है कि कोई मुझे ये बता दे और ये बता दे, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली दूरी मिल जाएगी। अब सीधी सी बात यह है कि ये दूरी कितनी है? ये दूरी हो जाएगी x2 और ये दूरी हो जाएगी x1। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x2 माइनस x1। ये बात समझ में आ रही है क्या? सिमिलरली अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स की बात करनी है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक मिनट, हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि ये हाइट हो गई y1 और वो हाइट हो गई y2। तो अगर मुझे ये गैप चाहिए तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1। अब सिंपल सी बात है कि मुझे ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम, एज सिंपल एज दैट। तो जैसे ही मुझे ये वाली दूरी पता करनी होगी तो वो आ जाएगा रूट ओवर, लेटर से अगर डिस्टेंस r है तो r की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। कोई भी अगर दो पॉइंट आपको पूरे के पूरे ग्राफ पे दे रखे हैं या पूरे के पूरे कार्टेशियन प्लेन में दे रखे हैं, तो उन दोनों के बीच की दूरी निकालने का तरीका होता है ये वाला। सबको समझ में आ गई ये वाली बात? अच्छा, अब जैसे ही यार चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, साथ के साथ एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एग्जांपल करते हैं। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पर ये तो रहा एक y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट है लेट अस से 2,2 और एक पॉइंट यहाँ पर है वो है 5,3,
और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। वैसे देखो आपको जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा पॉइंट कहां पर है या प्लॉट आप सही करो। रैंडम 2 पॉइंट्स हैं, तो करना क्या है, पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो, दोनों में से किसी में से भी किसी को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी स्क्वायर लगने वाला है। ठीक है, और चलो अपन x2 माइनस ये, इसको अगर मैं सेकंड वाला पॉइंट बोलता हूं और इसको फर्स्ट वाला पॉइंट बोलता हूं तो उसमें से इसको घटाते हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं मान लो मैंने बोली d है, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d बोली गई तो d की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर का रूट। 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और 3 माइनस 2 क्या हुआ 1, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो ये आ गया √10। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई √10। समझ में आ गई ये वाली बात। कभी भी कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो दिस इज द वे जिससे हम लोग दोनों कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, चलो ऐसा ग्राफ दे दिया, हो सकता है कभी ग्राफ ना दिया जाए। अगर मान लो यहाँ पे तो दो ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की ही बात हो रही थी, अगर जेड कोऑर्डिनेट भी होता तो क्या होता। वैसे इनके नाम होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के जो नाम होते हैं, एक्स को हम लोग कहते हैं ये एब्सिस्सा एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, पर इनसे कोई खास मतलब नहीं है। समझ के चलो बच्चों, मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो सिर्फ वो बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, जो मतलब जो एसेंशियल्स है ना, कंप्लीट एसेंशियल्स, बस वही मैं आपको बातें बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रैंडम बातें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें जो मतलब एक तरीके से जैसे मुझे अपनी मसल्स फ्लैक्स करने का कोई शौक नहीं है यहाँ पर। जो सिंपल बातें हैं जो हमारे बहुत काम आने वाली हैं, हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जो काम नहीं आने वाली हैं वो बस ठीक है नॉलेज। अरे सर देखो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस्सा बोलते हैं, नई बात बताइए आपने। हमारे लिए ये पहले वाला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला नंबर वाई कोऑर्डिनेट है, और अगर तीसरा नंबर आता है तो वो क्या बनेगा जेड कोऑर्डिनेट। अगर मान लो कि जेड को एक्स वाई जेड तीनों दे रखे हैं, लेट अस से अगर आपसे मैं कहता हूं कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है यहां पे 1,1,1 और दूसरा पॉइंट है 2,3,4। बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो उसका भी वही तरीका है, रिस्पेक्टिव जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से उनको घटाते जाओ, स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट ले लो सबका। ठीक है, मतलब यहां पे आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर के पूरे का रूट। बस एज सिंपल एज दैट। तो 2 - 1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 4 - 1 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये आ जाएगा अपना √14। ठीक है, यहीं पे अगर चलो एक सवाल और करते हैं। अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि ये बताओ नहीं बताओ कि बताओ 1,2,3 एक पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा लाइट लग रहा है ना देखने में, ये तो ये ले लेते हैं। अगर मान लो 1,2,3 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट दे रखा है -1, -2, बस -1, -2, ये चलो -2 भी हटा देता हूं, -1,2। तो बताइए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, जेड कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, लेकिन यहां पे एक्स तो दिया है, वाई भी दिया है, पर जेड नहीं दिया। इसका मतलब पहली बात तो ये है कि हम अज्यूम करेंगे, मतलब ये गिवन है कि जेड 0 है, इसीलिए जेड दिया नहीं है। अगर जेड नहीं दिया है या कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर मिसिंग है, अगर 2 कोऑर्डिनेट लिखे हुए इसका मतलब वो एक्स और वाई लिखे हैं और जेड 0 है। अगर उनको एक्स 0 लिखना होता तो फिर वो 0, 1, 2 ऐसे करके लिखते। अगर उनको y 0 लिखना होता तो वो 1, 0, 3 ऐसे करके लिखते। अगर उन्होंने सिर्फ 2,7 लिख दिया, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है ही नहीं। समझ में आ गई ये वाली बात। चलिए, अच्छा जैसे ही अब आपने ये वाली बात जान ली तो अब मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूं। तो पहले तो 1 में से -1 घटाया, प्लीज नोट 1 माइनस और -1, किसी में से भी किसी को घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी स्क्वायर लगने वाला है। ठीक है, तो उसका लग गया स्क्वायर प्लस 2 - 2, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। वाह, 1 - -1 हो गया,
1 + 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से 2 कट गया वो 0 हो गया, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 का रूट, यानी कि ये आ गया √13। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हुआ सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे हम पॉइंट को डिफाइन करते हैं और कैसे उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस को निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन होती क्या है। स्ट्रेट लाइन का मतलब बेसिकली एक सीधी रेखा, और तो कोई खास बात नहीं है। पर यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेट लाइन को जानते टाइम, कि जब वो उस स्ट्रेट लाइन को एक XY प्लेन के ऊपर बनाया जाता है तो उसकी इक्वेशन कैसी आती है। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करी और वो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बातें आती हैं इसके बारे में। पहला तो इसका ओरिएंटेशन कैसा है, फ्लैट थी, थोड़ी टेढ़ी थी, ज्यादा टेढ़ी थी, बिल्कुल ही सीधी खड़ी थी, या टेढ़ी ऐसे थी, पता नहीं। और दूसरी बात, वो इस Y एक्सिस को किस जगह पे कट कर रही है, वो यहां से कट कर रही है, थोड़ा नीचे सरक गई और नीचे सरक गई, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहां से मैंने एंगल नापा थीटा, तो जो tan थीटा होता है, tan थीटा, उसे हम लोग प्यार से स्लोप के नाम से जानते हैं, जो एक्चुअली ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। और दूसरी बात, जिस जगह पर वो Y एक्सिस को क्रॉस कर रही है उसे हम लोग Y इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड C इज ऑल्सो नोन एज Y इंटरसेप्ट। और इन दोनों बातों को जानते ही, तो स्लोप को हम लोग M से डिनोट करते हैं, और इन दोनों बातों को जानते ही हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। जो जनरल इक्वेशन होती है वेव की, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन की, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल बढ़िया सुंदर सा, और वो एग्जांपल है यहां पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू mx प्लस c, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो m है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे देखना ध्यान से, अगर मैं ये c को 0 कर देता हूं, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ओरिजिन पे y इक्वल टू 0 पे कट कर रही है। अगर मैंने इसके ध्यान से लाइन को देखते जाना, मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूं धीरे धीरे, तो लाइन को देखते जाना, जब मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता जा रहा हूं तो ये धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, फिर इसको कम करता गया तो ये धीरे धीरे नीचे आता गया, दिख रहा है आपको। ठीक है, पर उसका स्लोप कांस्टेंट मेंटेन्ड है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात, हम स्लोप के बारे में अगर थोड़ी सी बातें करें, तो स्लोप के बारे में ये कहा जा सकता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई भी अगर यहां पे लाइन खींची जाएगी, चाहे वो ये वाली लाइन हो चाहे वो ये वाली लाइन हो या वो ये वाली लाइन हो, इन दोनों ही केसेस में एंगल कितना आएगा, तो एंगल मेजर कौन सा करने वाला है, ये वाली बात का ध्यान रखना। जब आप एंगल मेजर करोगे, आप एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे और वहीं तक जाओगे जहां पहली बार आपको लाइन मिल जाए। जैसे अगर आप इस लाइन की बात करो तो यहां से गए 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 गए, बस यही वाला एंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर ये वाला तो आ ही गया है, अब मैं तो यहां से जा जाके यहां तक जाऊंगा, नहीं, यहां तक नहीं जाना है, बस वहीं मिल गया ना, काम खत्म। ऐसी इस दूसरी वाली लाइन की बात करेंगे तो फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुए, बस यहीं पे आपको एंगल मिल गया, बात खत्म हो गई, फिर उसके आगे नहीं जाना। तो इसलिए मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर मैंने यहां पर कोई भी लाइन खींची, कैसी भी खींच दो, ऐसे खींच दो, तो भी जो एंगल आएगा वो हमेशा 180 से छोटा ही आएगा। अगर आपने ये खींच दी तो ऐसा आया, ठीक है, ऑब्ट्यूज आ गया, भले 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। अगर कोई लाइन इधर होती तो उस केस में तो एक्यूटी आ जाता, यानी कि जो एंगल आएगा वो हमेशा या तो 90 से छोटा होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, या फिर वो 90 से 180 के बीच में होगा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में आएगा। तो अब शायद आपको याद होगा वो ASTC रूल मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम आपको मैंने एक ASTC रूल बताया था, याद आ रही है क्या? ऑल स्टूडेंट्स टू कॉफी। तो अगर हम सिर्फ पहले 2 क्वाड्रेंट्स की ही बात कर रहे हैं, एंगल या तो 0 से 90 है या 90 से 180 है, तो इसका मतलब यहां पे m जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, m इज tan थीटा। tan थीटा यहां पे तो सारे ही पॉजिटिव है,
और यहाँ पे m जो है वो नेगेटिव आने वाला है। m अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और m अगर नेगेटिव है इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, तो यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं छोटे छोटे से। इनफैक्ट उससे पहले तो हम दोबारा यहां आ जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब आप यहाँ पे पहले तो इस पे अपन ने ध्यान दिया, अब इस m पे ध्यान देना। ठीक है, अगर मैं ऐसे घुमाते 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 ऐसे घुमाता जा रहा हूं तो ये आप देखो यहाँ पे ये m बढ़ता जा रहा है, 8/2 4 हो गया ये। ठीक है, ऐसे करते 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 वो 8/1 हो गया। यहां किया तो ये इनफाइनाइट हो गया, 8/0 ये इनफाइनाइट हो गया। यानी कि अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है, अभी मैं लिख भी दूंगा इस बात को लेकिन ध्यान से देख लो, y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो तो उसका जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट होता है। फिर यहां पर आए तो देखो जैसे ये एंगल 90 से बड़ा हुआ, दिख रहा है, तो देखो स्लोप नेगेटिव होना शुरू हो गया, ये -4 लिखा हुआ है 8/-2। यहां आए तो और नेगेटिव तो 7/-4, लेकिन मैग्नीट्यूड में कम होता जा रहा है। ऐसे करते 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 बिल्कुल ही फ्लैट कर दोगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि अगर ये स्लोप अगर ये फ्लैट था, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर लाइन तो m 0 है। अगर एक्यूट एंगल बना रही है तो m पॉजिटिव है। y एक्सिस के पैरेलल है तो इनफाइनाइट है m, और अगर इधर है तो m नेगेटिव है। तो इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। मैं एक बार लिख देता हूं इन सारी बातों को यहां पर। वो क्या है कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप इज 0। ठीक है, एंगल लेस देन 90 डिग्री तो m इज पॉजिटिव। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो m टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड इफ एंगल is greater than 90, this means m is negative। ठीक है, ये चार बातें अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, अब यहां पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहां बनाई, तो यहां पे m के बारे में क्या ख्याल है और c के बारे में क्या ख्याल है? नेगेटिव पॉजिटिव बताना है बस, और कुछ नहीं करना। चलो जल्दी से कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो अगर मैंने यहां पे बनाया तो एंगल एक्यूट दिख रहा है, एक्यूट एंगल, तो m हो गया पॉजिटिव, और y इंटरसेप्ट जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे होती तो क्या कहते? इस केस में m जो होता, अब यहां पे ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। ठीक है, तो m हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो m हो जाएगा यहां पे नेगेटिव, और रही बात c की तो c भी हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि ओरिजिन के नीचे से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहां पे एक लाइन ऐसे होती तो यहां पे m नेगेटिव होता, आई होप आप सबके समझ में आ रहा है, और c पॉजिटिव होता। और अगर यहीं पर एक लाइन मान लो ऐसे होती तो यहां पे m आता पॉजिटिव और c आता नेगेटिव। ठीक है, तो कैसे हम m और c के बारे में बातें कर सकते हैं, ये समझ में आ गया? अच्छा, इसी का एक और फॉर्म होता है इसको निकालने का। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल्स और देख लेते हैं अपन इस वाले इस ग्राफ के थ्रू। अगर ये ऐसा है तो देखो ये c नेगेटिव आ रहा है, देखो c नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c, और स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एंगल एक्यूट है, तो स्लोप मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, वो पॉजिटिव आ रहा है। यहीं पे मैंने इसको इधर घुमा दिया तो स्लोप भी नेगेटिव हो गया और c भी नेगेटिव हो गया, देखो दोनों नेगेटिव हो गए। इसी को अगर मैं ऊपर लेके चला गया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो c पॉजिटिव हो गया पर स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, इसी को अगर मैं यहां लेके चला गया तो c पॉजिटिव है पर और स्लोप भी पॉजिटिव हो जाएगा, -5/-4 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे हर तरीके से आप देख सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लोग आराम से इक्वेशन को लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्चुअली इक्वेशन को लिखने का एक तरीका और भी होता है जो कि आप कभी कभी आप पे काम आ जाता है, और वो तरीका होता है 2 पॉइंट मेथड। 2 पॉइंट मेथड का मतलब सिर्फ इतना सा है, बेसिकली कोई खास बात नहीं है। वो ये कहता है कि भाई अगर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, कोई 2 पॉइंट्स अगर मान लो आपको दे रखे हैं, एक x1 y1 एक पॉइंट है और एक और पॉइंट है x2 y2, और इन दोनों पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो आपको बताना ये है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि भाई हम यहां पे ये कह सकते हैं, जैसे यहां पे कोई भी पॉइंट है x, y, तो इतने पार्ट का जो स्लोप है और इस पूरे का जो स्लोप है वो सेम ही आना चाहिए। स्लोप कैसे पता करोगे आप कोई भी पार्ट का? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्लोप क्या है, दिस हाइट अपॉन दिस लेंथ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1, सॉरी हाइट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा y, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, तो y और ये यहां तक का हो गया y1, तो ये हाइट आ जाएगी y माइनस y1 और ये लेंथ हो जाएगी x माइनस x1। इन दोनों का दिस अपॉन दिस करोगे तो ये tan थीटा बन जाएगा स्लोप। सिमिलरली मैं एक बात और कह सकता हूं, और वो ये है कि अगर मैं यही काम यहां पे करूं तो वही स्लोप, वही tan थीटा, दिस अपॉन दिस भी तो होगा। ये कितना है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और इन दोनों को इक्वेट कर दो। ये भी एक और तरीका होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का। हालांकि ये हमारे ज्यादा काम नहीं आता, वी आर मोर देन हैप्पी विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वो स्लोप फॉर्म कहलाती है, उसी से हम लोग ज्यादा खुश रहते हैं। इससे भी आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, पर इसका कोई ज्यादा आपको यूज होता नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर काम क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। जैसे आपसे कभी कभी वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के पूछेंगे कि भाई एक साथ ही थोड़ा सा अलजेब्रा भी देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे काम आएगा। उन्होंने आपसे कहा है कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, y और x दो अलग अलग वेरिएबल्स थे, उनके बीच का रिश्ता जो है वो इस तरीके से गिवन है। और एक और एक्सप्रेशन दे रखा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब ये दो इक्वेशन इन्होंने दे दी आपको एक साथ। ठीक है, जैसे ही इन्होंने आपको ये वाली दो इक्वेशन एक साथ दे दी, या 2 की जगह काम करते हैं, एक छोटा सा चेंज, इसको कर लेते हैं अपन 5। हाँ, तो इन्होंने आपको ये दो इक्वेशन दे दी। जैसे ही आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दी, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन? कि भाई इसका मतलब मुझे एक x की और एक y की, एक x y का एक ऐसा सेट चाहिए वैल्यूज का जिसमें x अगर कि वो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। बेसिकली क्या है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। समझने की कोशिश करो, स्लोप 1 है यानी कि 45 डिग्री एंगल है, और y इंटरसेप्ट 3 है, तो यानी कि ऊपर से, और ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखेगी। दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स यानी कि स्लोप हो गया -1, स्लोप -1 हो गया, इसका मतलब एंगल बन गया सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री, और स्लोप हो जाएगा 5, सॉरी y इंटरसेप्ट हो जाएगा 5 यानी कि वो 5 पे टच कर रहा है और वो इस तरीके की लाइन है। ठीक है, ये एंगल 135 हो गया, यहां पे ये वाला एंगल 45 डिग्री था। अब बेसिकली मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो जब भी वो आपसे कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, तो ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको फील के लिए बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके पास कई बार आएंगे कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, फाइंड द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि आपको बेसिकली ये पोजीशन, ये ऐसा पॉइंट निकालना है x, y जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। करना क्या है, इसका मतलब ये दोनों y आपस में सेम है, ये दोनों x आपस में सेम है, अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो तो एक काम करो, ऐड कर दो इन दोनों को या फिर ये भी y है और वो भी y है, दोनों को इक्वेट कर दो। यानी कि हम ये कह सकते हैं, उस केस में क्या लिखा हुआ आएगा, उस केस में ये लिखा हुआ आएगा कि x प्लस 3 की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 5 के बराबर भी है। ये बात समझ में आई? तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 1 आ गई।
ठीक है, उसी x को दोबारा 1 यहाँ पे डाल दो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x को 1 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी कि जो इक्वेशन आई y 1,4। ठीक है, तो जो पॉइंट आया जो निकल के या जो सोल्यूशन आया इसका वो आया 1,4, तो 1,4 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ये पॉइंट क्या बन गया, 1,4। एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, इनको सीधे सीधे ऐड कर देते, इनको ऐड कर देते, ऐड करते तो x और -x कैंसिल हो जाते, y और y 2y बन जाता और 3 + 5 8 बन जाता, तो y की वैल्यू 4 वहीं से आ जाती। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट तरीका था उसको सॉल्व करने का। y को 4 डालते ही, y को जैसे यहाँ पे 4 डाला तो x की वैल्यू 1 यहाँ से आ जाएगी, तो फिर से वो 1,4 इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। और स्ट्रेट लाइन क्या कैसे काम करती है, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम कैसे बात करते हैं वो यहाँ मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और पैराबोला किस तरीके से बनता है। और एक बार ये दोनों बातें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ्स के ऊपर जाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। क्योंकि कई सारे बच्चों को मैंने डरते देखा है कि सर ग्राफ्स हमारे समझ में नहीं आते। 11th क्लास के बच्चे, इवन 12th क्लास के बच्चे, इवन जो जेई देने जा रहे होते हैं, जाने वाले होते हैं, उनसे कई बार मेरी बातचीत होती है, उनका ये रहता है कि सर ग्राफ का सवाल आएगा छोड़ देंगे। अरे बहुत आसान होता है, ठीक है, बस वो क्या ये सारे बेसिक्स कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। शुरू में वो हल्के पे ले लेते हैं, अरे छोड़ो यार छोटी मोटी बातें कोई खास बात नहीं है, इस चक्कर में उनकी गड़बड़ हो जाती है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये वाला ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, इनकी नोट्स बना के रख लेना, और एक एक्सरसाइज मैं आपके लिए डाल दूंगा होमवर्क के लिए, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और पैराबोला के बारे में। आज हमने बात करी लीनियर इक्वेशंस और स्ट्रेट लाइन्स के बारे में। ठीक है, चलो, तो कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट।